बिहार के राज्यपाल और दलित नेता रामनाथ कोविंद को एनडीए ने अपना राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया है। पूरा देश और जो जो बीजेपी के समर्थक हैं वो इसे मास्टर स्ट्रोक कह रहे हैं। विपक्ष आज ही हो सकता है कि शाम तक 4:30-5 बजे के बीच में अपना उम्मीदवार घोषित करे। क्या ये सचमुच बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोक है? क्या ऊना कांड, रोहित वेमुला, सहारनपुर के दाग धुल जाएंगे इस मास्टर स्ट्रोक से? मेरे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रतन लाल हैं, जो लगातार मुखर तरीके से दलित इशूज़ पर, माइनॉरिटी पर, बहुजन समाज पर, महिलाओं अधिकार पर अपनी बात रखते रहे हैं। मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि ये जो बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक है, क्या वो बीजेपी के लिए फ़ायदेमंद है या दलित समाज को भी इस पर प्राउड होना चाहिए? क्या लगता है सर, कोविंद जी को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है, क्या दलित समाज में आप लोग लगातार ग्रास रूट पे काम करते हैं, ये एक्सेप्टेंस है कि वो चूँकि आरएसएस में रहे हैं और राष्ट्रपति बन रहे हैं तो वो अम्बेडकरवादी भी हो सकते हैं? ये बड़ा मतलब अटपटा लगता है मास्टर स्ट्रोक कहना, क्योंकि दलित हैं इसीलिए मास्टर स्ट्रोक है, तो ये हास्यास्पद है एक तरीके से। दलित होना उनकी सामाजिक पहचान है और राष्ट्रपति का चुनाव एक राजनीतिक कार्यक्रम है, एक राजनीतिक कार्यक्रम होता है, वो कोई सामाजिक समागम नहीं है। तो अगर ये कहते हैं कि भाई जो राष्ट्रपति पद के लिए जो उनकी पहली पहचान है वो है कि वो संघ परिवार और भाजपा के कैंडिडेट हैं, ये इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। उसको भुनाने के लिए आप अगर दलित उनके होने से अगर ये दलित उद्धार का परिचायक है तो फिर जस्टिस कर्नन को कैसे समझेंगे, फिर ऊना को कैसे समझेंगे, फिर सहारनपुर को कैसे समझेंगे, फिर रोहित वेमुला को कैसे समझेंगे? अगर सरकार और ये समाज जो व्यवस्था है इसमें थोड़ी सी भी गैरत होती तो ये कहने के बजाय कि ये दलित हैं और दलित का उद्धार का एक परिचायक हो गया, तो आप इंश्योर कीजिए ना कि भाई जितने भी जो सार्वजनिक संस्थाएं हैं उसमें आरक्षण लागू हो गया हो, जुडिशरी में आरक्षण लागू हो गया हो, जितने और जगह है वहाँ पे सामाजिक विविधता के मुद्दे को स्वीकार कर लिया हो। नहीं, ये बेसिकली ऐसा है कि जो उभार गुस्सा जो उभार हुआ है, विशेष रूप से अभी सहारनपुर को लेकर दो बार जंतर मंतर और संसद मार्ग में रैली हुई है और तमाम सार्वजनिक संस्थाओं का जिस तरह से निजीकरण किया जा रहा है, उसमें एक तरह से जब आप प्राइवेट कर देंगे तो जाहिर है कि आप उसमें रिजर्वेशन के सिद्धांत को अभी मानेंगे नहीं। तो जिस तरह से निजीकरण किया जा रहा है विश्वविद्यालयों में, ये एक कब्रगाह बन चुका है दलित, पिछड़े, माइनॉरिटीज़ के लोगों को तंग करने का। जिस तरीके से आक्रोश भर रहा है, गुस्सा भर रहा है, तो उस गुस्सा को डिफ्यूज़ करने के लिए एक तरीके से ये संघ परिवार की चाल है, इस मास्टर स्ट्रोक नहीं कहेंगे। लेकिन जो अब दलित समाज जो पढ़ा लिखा है, जो लोग थोड़ा सा एक्टिव हैं, जो थोड़ा सा तर्कशील हैं, वो इस बात को समझ रहे हैं कि देखिए, ये तो हमें लगता ही है कि हज़ारों लाखों दलित की हितों की हत्या होगी तब किसी व्यक्ति का उत्थान और उसकी मुक्ति संभव है। तो ये जो व्यवस्था है इसमें व्यक्तिगत मुक्ति संभव है, राष्ट्रपति बना सकते हैं, आप मंत्री बना सकते हैं, लेकिन ये जो सवाल है उसको ग्राउंड रियलिटीज़ है, जो भूमि का प्रश्न है, जो महिलाओं को जो सामूहिक बलात्कार होते हैं, जो हत्याएं हो रही हैं, जो बीच में डंडे मारे जा रहे हैं, जो मजदूरी का सवाल है या आरक्षण प्रतिनिधित्व का सवाल है, इस सवाल को आप ढकने के लिए इस तरह का शगुफा छोड़ते रहते हैं। बेसिक बात तो यही है ना। मुझे लगातार इस तरह के कॉल्स आते रहे हैं। लोगों का कहना है कि चूँकि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि हम समीक्षा करेंगे आरक्षण का। ये एक इमोशनल मामला है। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश को डेमोक्रेसी दिया, संविधान दिया, इक्वालिटी की बात कही। कोई दलित ही हो जो उसकी समीक्षा की बात उठा सकता है। क्या इसके लिए हथियार के तौर पे कहीं कोविंद जी का इस्तेमाल हो सकता है? आप हिस्टोरियन भी हैं, समाज वैज्ञानिक भी है, एक आंदोलनकारी भी मैं आपको कहता हूँ। क्या लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोविंद जी के कंधे पर बंदूक रखकर आरएसएस जो है वो आरक्षण की समीक्षा कर सकती है, संविधान की समीक्षा करवा सकती है? क्योंकि कोविंद जी का अब तक इतिहास रहा है कि वो आरक्षण के खिलाफ बोल चुके हैं। ऐसा है कि मैं संघ परिवार और मोहन भागवत को मैं धन्यवाद देता हूँ। इसलिए धन्यवाद देता हूँ कि वो जो चाहते हैं वो अपने विचारधारा को लेकर बहुत ईमानदार हैं। उनको इस देश में हिंदू राष्ट्र बनाना है, इस देश को वर्ण व्यवस्था लागू करना है, आरक्षण ख़त्म करना है, इसके लिए वो सतत प्रयास कर रहे हैं और ईमानदारी से उनकी पूरी टोली, उनका पूरा कुनबा वो पूरा प्रयास कर रहा है कि देखिए ये जो कह रहे हैं भागवत साहब ना कि करेंगे समीक्षा, ये बात वो झूठ बोल रहे हैं। इसलिए कि मैं तो ये मानता हूँ कि आरक्षण की समीक्षा हो रही है ऑलरेडी। जिस तरीके से रेल आप बेच रहे हैं, ट्रेन बेच रहे हैं, जिस तरह से डिफेंस में आप प्राइवेट प्लेयर्स को ला रहे हैं, तो ऑलरेडी आरक्षण की समीक्षा तो चल रही है भाई साहब। आरक्षण जब जैसी प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण होगा तो आरक्षण तो ऐसे ही रिलेवेंट हो जाएगा। अब तो सवाल ये उठ रहा है
कि जो निजी क्षेत्र हैं उसमें रिजर्वेशन का इशू उठाया जाए। बीजेपी के भी कई सांसद हैं जो इस पे बार बार हम लोग जब निजी बातचीत करते हैं, और शायद संसद में भी कुछ लोग उठा चुके हैं, कि जो निजी सेक्टर है उसमें भी, मीडिया में, जुडिशरी में, इसमें आरक्षण लागू किया जाए। ये तो झूठ मूठ को मुद्दा भटकाने के लिए ये बात कह रहे हैं कि निजी क्षेत्र में लोग ना मांगे, न्यायालय में ना मांगे, जुडिशरी में ना मांगे। वो समीक्षा ऑलरेडी चल रही है। अगर नहीं चलती होती तो इस देश के हुक्मरानों को ये बात जरूर कहना चाहिए, इस बात की जरूर समीक्षा होनी चाहिए कि जो संविधान की प्रस्तावना में जो समता, बंधुता, न्याय, स्वतंत्रता, जो 4 शब्द हैं, जो पिलर हैं, क्या आज़ादी के 7 दशक बाद वो प्राप्त किया जा सका है? नहीं किया जा सका है। इसका मतलब आरक्षण को लेकर और दलित मुक्ति को लेकर, या जो वंचित जमात की मुक्ति को, यूँ कह लीजिए, मुक्ति को लेकर इस देश का रूलिंग क्लास और विशेष रूप से दक्षिणपंथी कभी गंभीर न रहा है, न रहेगा। बीजेपी में कई सारे नेता हैं जो दलित समाज से हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं। कोविंद जी का चुनाव कुछ खास वजह क्या इंडिकेट करता है उनका चुनाव? देखिए, कोविंद जी का चुनाव, कोविंद जी कोई पहले आदमी तो नहीं है कि जो यहाँ पे राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे। इसके पहले नारायण साहब भी यहाँ राष्ट्रपति रह चुके हैं। नहीं, बीजेपी ने क्यों इन्हीं को चुना? दलित नाम और भी थे। नहीं, इसीलिए कि अभी गवर्नर हैं, और थोड़ा राष्ट्रपति का चुनाव है तो थोड़ा सा उम्र का भी ख्याल रखा जाता है। गवर्नर हैं। दूसरा, वो देखिए, वो यूँ कहिए कोई दलित आंदोलन का उत्पाद तो है नहीं कोविंद साहब, वो संघ परिवार के उत्पाद हैं। तो संघ परिवार को सूट करता है कि वैसा व्यक्ति जो मोटा मोटी से यथास्थितिवाद में विश्वास करता हो, तो वैसे व्यक्ति सूट करता है उनको, इसलिए उनको कैंडिडेट बनाया गया है। नंबर 1। नंबर 2, जितने दलित, मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि आप पॉलिटिकल आरक्षण ख़त्म कर दीजिए, कि आप इंश्योर कीजिए, मंत्री हमें नहीं चाहिए, राष्ट्रपति नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए कि भूमि का उचित बंटवारा हो दलितों के बीच, दलित इस देश में न्याय और सम्मान के साथ रह सके। आरक्षण और प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को जो है सामाजिक, सार्वजनिक जीवन में और क्षेत्र में, और जो निजी क्षेत्र हैं, देश के जितने संसाधन हैं, उसमें आप उसको लागू कीजिए। एक व्यक्ति को आप मंत्री बना देते हैं, लाखों दलित को आप काट देते हैं, उसके हितों की हत्या कर देते हैं। तो इस तरह के एक व्यक्तिगत मुक्ति से क्या, ये हमें नहीं चाहिए। इस देश की दलित एक सवाल उठाया कि राष्ट्रपति दलित पहले ही बन चुके। के.आर. नारायणन साहब और कोविंद साहब में अगर तुलना करें, वो भी राजनीति में आए, वो भी IAS थे, विदेश सेवा में रहे, उनका पूरा जो कार्यकाल है वो बेदाग है। वो ह्यूमन राइट्स को लेकर प्रबल थे। उन्होंने एक शख्स को छोड़ के सारे जो फांसी के पिटिशनर थे उसको माफ़ कर दिया। क्या लग रहा है कि RSS से निकला एक व्यक्ति दलित उत्थान के लिए अम्बेडकरवादी सोच का हो सकता है? क्या दोनों में कोई कन्फ्लिक्ट है या चीज़ें ठीक हो सकती है? निस्संदेह, निश्चित रूप से संघ परिवार की विचारधारा और अम्बेडकर की विचारधारा दोनों अपोजिट हैं, सीधा अपोजिट हैं। चूँकि ये अब डेमोक्रेसी में दलितों को, ट्राइबल्स को, आदिवासियों को, सबको वोट देने का अधिकार मिल गया है, इसलिए आपको सरकार बनाने के लिए वोट चाहिए होता है। इसलिए आप अंबेडकर के नाम पे सिंबलिज्म कर रहे हैं। सिंबलिक है। हाँ, आप अंबेडकर को मतलब पूजो, पढ़ो नहीं। अंबेडकर को भगवान बना दीजिए, भजन कीर्तन कीजिए, लेकिन उनके विचारों से मत पढ़िए। राज सत्ता तो क्षत्रियों को दिया गया, लेकिन उसको वैधानिकता प्रदान करने का जो पूरा शक्ति है वो पुरोहित के पास है, कि आप सिंहासन में बैठिए, लेकिन जब तक आपका राज तिलक नहीं करेंगे तब तक आप राजा नहीं बनेंगे। तो अल्टीमेटली जो पावर है, ये खेल समझने की ज़रूरत है, वो नागपुर में या झंडेवालान में क्या लग रहा है कि... 1 मिनट। उसी तरीके से इस पूरे व्यवस्था में, जो पूरा जिस समाज में हम रहते हैं, तथाकथित ब्राह्मणवादी व्यवस्था, इसमें व्यक्तिगत मुक्ति संभव है। जैसे पहले के काल में भी जब राजा बन जाता था तो राज पुरोहित उनका राज तिलक अभिषेक करता था और कहता था कि अब आप राजा हो गए, आप क्षत्रिय, आप शूद्र, आप नहीं रहे, और आपका जो सबसे पहला और महत्वपूर्ण धर्म है वह है वर्णाश्रम धर्म की रक्षा करना। इसीलिए इतने दलित राष्ट्रपति और तमाम मंत्री होने के बावजूद वर्णाश्रम धर्म, उसके आधारित जो व्यवस्था है, जो शोषण है, जो दमन है, जो तिरस्कार है, जो अपमान है, वो लगातार बदस्तूर जारी है, क्योंकि वो परंपरा ब्राह्मणवाद के परंपरा में ही है। क्या लगता है कि इससे ऊना के दाग, सहारनपुर के दाग, रोहित वेमुला का दाग धुल जाएगा? 3 साल निकल चुका है बीजेपी के लिए। क्या लग रहा है ये 2019 की तैयारी है दलित कार्ड के बहाने? देखिए, निश्चित रूप से नहीं धुलेगा, और ये तैयारी तो जाहिर है, रणनीति तो बना ही रहे, लेकिन इनसे हमको शिकायत नहीं है। शिकायत है जो धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय के नाम पे जो लोग राजनीति कर रहे हैं, उनकी जो बौद्धिक कंगाली है और राजनीतिक विचारों की जो कंगाली है, मुझे सबसे ज़्यादा डर
उन्हीं से, और हमारे सबसे ज़्यादा बड़े राजनीतिक शत्रु वही हैं, क्योंकि संघ परिवार जो करेगा तो हम जानते हैं। सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता के नाम पे जो लोग वोट ले लेते हैं, उनकी आवाज़ नहीं खुलती है। अभी सहारनपुर हुआ है, लगातार हम लोग करीब 1.5 महीने से उस पर लगे हुए हैं, लिख के, पढ़ के, धरना प्रदर्शन करके, लेकिन जितने सामाजिक न्याय वाले, धर्मनिरपेक्षता वाले नेता थे वो कहाँ हैं? ये सवाल इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि देश में जो अगला आंदोलन की जो पृष्ठभूमि बन रही है, जो उभार हो रहा है, वो सबसे पहले टारगेट पे उसको लिया जाएगा उत्तर प्रदेश, बिहार, नॉर्थ इंडिया का तो मैं कह ही सकता हूँ। वैसे जो कि तथाकथित फर्जी सामाजिक न्याय और फर्जी सेकुलरिज्म में विश्वास करते हैं, उनको टारगेट पे लेना पड़ेगा। जिस तरह से जस्टिस कन्नन की गिरफ्तारी हुई, एक सवाल उठ रहा है कि जो हाईकोर्ट के जज रहते हुए, कोलकाता हाईकोर्ट के जज रहते हुए उनको सज़ा सुना दी गई, जबकि ऐसा होता है नहीं है। इम्पीचमेंट होनी चाहिए, हाईकोर्ट के जज को आप सज़ा नहीं दे सकते हैं। क्या लग रहा है कि ये एक तरफ दलित जज को गिरफ्तार किया जा रहा है सिर्फ इसलिए कि उसने जांच की मांग की थी कि जो आरोपी कुछ जज भ्रष्टाचार में लिप्त हो सकते हैं, उनकी जांच की जाए? आप देखिए, आपके सवाल में ही जवाब है। मोदी साहब जब चुनाव लड़ रहे थे तो भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात कर रहे थे, और भ्रष्टाचार पे किसी व्यक्ति ने, चाहे जज हो चाहे आम व्यक्ति भी हो, जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं, उसको आप क्या कर रहे हैं? दमन कर रहे हैं, उसको दबा रहे हैं। तो ये जो न्यायपालिका जिस तरीके से काम कर रही है, चाहे जस्टिस कर्नन का जो पूरा एपिसोड है, देखिए इस देश की कानून व्यवस्था जो ना बड़ा अद्भुत है। किसी दलित को फंसाना हो ना, तो कानून को जो है ना, जितना मैक्सिमम आप व्याख्या करके आप उसकी व्याख्या करके उसको फंसा दीजिए। और किसी को निरंकुशता और क्रूरता से किसी को मारना और दमन करना हो ना, तो वहाँ कानून के आँख पे पट्टी पड़ी रहती है। ये है इस देश का न्याय व्यवस्था। और कोई भी न्यायिक व्यवस्था जो है ना, अपने वर्तमान जो राजनीतिक जो मूल्य हैं उससे परे नहीं होती, उससे प्रभावित होती। तो सरकार और न्यायालय में जिस तरह का घालमेल है, उसका रिफ्लेक्शन तो हमें दिख रहा है। एक आखिरी सवाल सर, क्या लगता है कि कोई संघ से निकला हुआ आदमी अम्बेडकरवादी हो सकता है कि नहीं? संघ से के विचारधारा से कि संघ के ऑफिस से, दो में से पहले स्पष्ट कीजिए। अगर वो इंटॉक्सिकेट हो गया है, संघ की सुई उसको लग गई है विचारधारा की, तो वो अम्बेडकरवादी नहीं हो सकता है। क्योंकि अम्बेडकर की राइटिंग पर, ये वर्ण व्यवस्था पे, जाति पे जिस तरह के उनके विचार हैं, वो संघ के विचार से वो तालमेल बैठता नहीं है। सीधी सी बात है। संघ के ऑफिस, बहुत सारे संघ में ऐसे लोग होंगे, चाहे भाजपा में, क्योंकि उनका यूएसपी है हिंदुत्व और बाबरी मस्जिद, तो बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं कि जो हिंदुत्व में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन बीजेपी में नेता बने हुए। नहीं, मैं संघ की बात कर रहा हूँ सर, मैं बीजेपी नहीं कह रहा। अरे संघ और बीजेपी में, बीजेपी संघ की एक शाखा है, संघ परिवार बड़ी चीज है, बीजेपी तो उसका पॉलिटिकल आउटफिट। मैं इसीलिए कहा था, मैं बीजेपी पर सवाल नहीं उठा रहा, मैं संघ की बात कर रहा हूँ। संघ, मैंने कहा ना कि संघ के विचारधारा का जो इंजेक्शन लगा लिया होगा कंप्लीट, वो अम्बेडकरवादी हो ही नहीं सकता। तो ये थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रतन लाल, जिनकी माने तो जो ऊना का मामला हो, रोहित वेमुला का मामला हो या सहारनपुर का मामला हो, वो दाग इतने गहरे हैं कि वो किसी दलित को राष्ट्रपति बनाने से शायद न धुलते हों। एक बात और जी, कि जितना आप दमन कर लीजिए, यहाँ डरे उरेगा नहीं लोग। प्रोटेस्ट करने वाले लोग प्रोटेस्ट करेंगे। आप जंतर मंतर पे 2 बार का भीड़ देख लीजिए, आपसे डरा उरा नहीं है। वो संकेत है इस बात का कि अगर आप नहीं सुधरे और आपकी व्यवस्था नहीं सुधरी, तो पूरा पाट दिया जाएगा, पूरा रामलीला ग्राउंड। तो ये थे प्रोफेसर रतन लाल, जो पूरा बहुजन समाज गुस्से में है और लगातार जिस तरह से एट्रोसिटी के मामले आए हैं, उसको डैमेज कंट्रोल की तरह देखा जा रहा है कि जो मोदी हैं, अमित शाह की जोड़ी है, वो एक ट्रम्प कार्ड खेल रही है, वो एक मास्टर स्ट्रोक खेल रही है दलित को राष्ट्रपति बनाने के लिए। लेकिन दलित समाज से जो इंटेलेक्चुअल्स है वो कह रहे हैं कि ये सिंबॉलिक है, प्रतीकात्मक है, और आज भी जो ब्राह्मणिकल स्ट्रक्चर है, आरएसएस से निकला हुआ आदमी, चाहे वो दलित ही क्यों ना हो, उस पर अम्बेडकरवादी सोच को आगे लाने की जिम्मेदारी शायद नहीं थोपी जा उस पर अम्बेडकरवाद लाने की जिम्मेदारी शायद नहीं छोड़ी जा सकती है। कैमरा मैन के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।